guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. In today's video, we will discuss about class 11th economics, first chapter, that is economics and introduction. This class is of GSCB बोर्ड गुजरात बोर्ड के अंदर है ये सारी टेक्स्ट बुक और ये सारा चैप्टर। सो उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। मैंने ऑलरेडी बजट चैप्टर और इंडियन इकोनॉमी की वीडियो अपलोड कर दी है मेरे चैनल पे, सो यू कैन चेक दैट आउट। एंड चलिए गाइस, फर्स्ट चैप्टर के साथ हम शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हम यहाँ तक पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ पॉल सैमुएल्सन तक। बाकी की नेक्स्ट वीडियो आएंगी, 3 पार्ट में चैप्टर डिवाइड होने वाला है बेसिकली, तो 3 वीडियोस आएंगी, इसको गिन के 3 आएंगी, यानी कि अगर आपने ये देख ली वीडियो तो उसके बाद 2 और रह जाएंगी देखने के लिए, देन आफ्टर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स का जो है वो जन्म कैसे हुआ था, यानी कि कैसे कैसे इकोनॉमिक सब्जेक्ट जो है वो आया था। यहाँ पे मैं लिखती जाती हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहले हमारा आया था एंशियंट पीरियड। कौन सा पीरियड आया था? एंशियंट पीरियड। इसके अंदर क्या था? बिफोर 16th सेंचुरी की बात हो रही है। जैसे इकोनॉमिक्स जो था वो सेपरेट एक सब्जेक्ट नहीं था उस जमाने में, एंशियंट पीरियड में। पीपल जो लोग थे वो बार्टर सिस्टम का यूज करते थे। हमने बार्टर सिस्टम पहले पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो तो, सोशल साइंस में। बार्टर सिस्टम बेसिकली क्या होता था कि जब गुड्स के बदले में गुड्स या सर्विस के बदले में सर्विस, इस टाइप का एक्सचेंज होता था जहाँ पे मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था। उस टाइम की ये बात हो रही है। इकोनॉमिक्स सेपरेट सब्जेक्ट नहीं था, बार्टर सिस्टम चलता था और लोग जो थे वो फोकस करते थे एग्रीकल्चर, ट्रेड और हाउस होल्ड पे, हाउस होल्ड नीड्स पे, जैसे कि फूड, एजुकेशन, शेल्टर, ये सारी चीजें। इसके बाद आता है हमारा सेकेंड पीरियड, जिसको हम बोलते हैं मर्केंटलिस्ट पीरियड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्केंटलिस्ट? मर्केंटलिस्ट का मतलब होता है रिलेटेड टू ट्रेड या फिर मर्चेंट। ट्रेड यानी कि व्यापार से और मर्चेंट से जुड़ा हुआ, ट्रेड या फिर मर्चेंट से रिलेटेड। ये आया था 16 से 18 सेंचुरी में। अब अगर आपको सेंचुरी नहीं पता कैसे होती है तो ये देखो, ये 16 से लेके ये हमारी हो जाएगी 18th सेंचुरी। अब कौन कौन सा दौर होगा, मतलब 16 से 18 का मतलब है, तो 16 से 18 में जो होता है वो आएगा 1501 से 1800 तक। ये 16 जो मैंने यहाँ लिखा है उसको हम यहाँ से काउंट करते हैं। अगर आपको नहीं मालूम तब आप गूगल करके सर्च कर सकते हो इसको कैसे गिना जाता है। ठीक है, 16 से 18 सेंचुरी के समय की बात कर रहा है ये। अब मर्केंटलिस्ट पीरियड में क्या था? यूरोपियन नेशन जो थे वो फोकस करते थे इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर, और उनका ये मानना था कि जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, यानी जितनी ज़्यादा चीज़ें जो है बाहर के देश में हम भेजेंगे, वहाँ से जो गोल्ड हमें मिलेगा उससे हमारा देश जो है वो मोर पावरफुल हो जाएगा। ये तब की सोच थी। गवर्नमेंट जो है वही पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करा करती थी। यानी कौन सा सिस्टम था? हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम चलता था। कैपिटलिस्ट नहीं थी, सोशलिस्ट थी। फिर आता है हमारा क्लासिकल पीरियड। क्लासिकल पीरियड आया। क्लासिकल पीरियड के अंदर लेट 18th से अर्ली 19th सेंचुरी की बात करी जाती है। यहाँ पे हमारे की थिंकर्स, की रोल कौन प्ले करता है? सबसे बड़े हमारे एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। देन आता है डेविड रिकार्डो और थॉमस मैथ्यूज। इकोनॉमिक जो है वो सेपरेट साइंस की तरह ट्रीट करने लगे थे। जैसे हमने पहले पढ़ा एंशियंट पीरियड में क्या था कि इकोनॉमिक्स जो थी वो सेपरेट सब्जेक्ट ही नहीं था। यहाँ पे जो है हमारा सेपरेट साइंस की तरह इसको क्लासिफाई करा गया था। इंट्रोड्यूस हुए थे फ्री मार्केट और लिमिटेड गवर्नमेंट के कंसेप्ट। यानी एडम स्मिथ ऐसा बोलते थे कि गवर्नमेंट के जितना कम इंटरफियरेंस होगी मार्केट के अंदर उतना ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे हमने, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आगे आपको चैप्टर में पढ़ाऊंगी, जैसे मार्केट सिस्टम आता है, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, ये सारी चीज़ें। देन आया कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है उसने भी चेंज कर दिया गुड्स को। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चेंज हाउ गुड्स वर प्रोड्यूस एंड सोल्ड। एग्जाम्पल के तौर पे पहले जो थे हैंडमेड गुड्स बनते थे, फिर क्या हुआ? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो मशीन मेड गुड्स प्रेफर्ड होने लगे। तो ये सारी चीज़ें भी क्लासिकल पीरियड के दौरान हुई थी। फिर आता है फोर्थ, नियो क्लासिकल पीरियड। नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स।
नियो का मतलब यहाँ पे क्या होता है, न्यू, नियो मतलब न्यू हो जाता है हमारा, लिख देते हैं हम न्यू क्लासिकल। ये बात है हमारी लेट 19th सेंचुरी की। फोकस था ऑन इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग एंड मार्जिनल यूटिलिटी पे। इकोनॉमिक्स, अल्फ्रेड मार्शल जो थे इकोनॉमिस्ट, उन्होंने जो है सप्लाई और डिमांड का कंसेप्ट एक्सप्लेन करा था मैथमेटिकल टूल्स को यूज करके। फिफ्थ हमारा पीरियड आता है केनीशियन का, केनीशियन इकोनॉमी या कीन्स का पीरियड, केनीशियन। 20th सेंचुरी की बात है, जो कि जॉन मेनार्ड कीन्स जो है उन्होंने आर्ग्यू करा। क्या आर्ग्यू करा, उन्होंने बोला गवर्नमेंट को जो है वो हैंडल करना चाहिए इकोनॉमिक्स को। क्यों? क्योंकि जैसे ग्रेट डिप्रेशन आया था अमेरिका में, वैसी सिचुएशन ना हो पाए। जॉन मेनार्ड कीन्स आर्ग्यू दैट गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नीडेड टू हैंडल इकोनॉमिक क्राइसिस लाइक ग्रेट डिप्रेशन। हमारे एडम स्मिथ जो थे वो क्या बोलते थे, वो ये बोलते थे कि जितनी कम गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगा मार्केट के अंदर उतना ज्यादा सही होगा। कब बोला था? तो ये क्लासिकल पीरियड में बोला था उन्होंने, इस पीरियड में। और कीन्स आए, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन तो जरूरी है भाई। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल रखती है पूरी इकोनॉमी पे। जैसे ग्रेट डिप्रेशन हुआ था अमेरिका में, बहुत तेजी से मंदी आई थी, यानी कि बहुत मंदी आ गई थी मार्केट में, वैसा पीरियड ना आए इसलिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी हो जाता है। ही डेवलप आइडियाज ऑन एम्प्लॉयमेंट, डिमांड एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ये उनके चीजें थी। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, आगे कौन सा रह गया है। केन्स के बाद हमारा लास्टली आता है मॉडर्न इकोनॉमिक्स, जो कि अभी फिलहाल प्रिवेल करता है। मॉडर्न इकोनॉमिक्स प्रेजेंट डे पे जो भी है। इकोनॉमिक्स जो है अब यहाँ पे दो भागों में डिवाइड हो जाता है। कौन सी दो भागों में? तो वो हम आगे आपकी वीडियो में पढ़ेंगे भी सही, आगे आने वाली चीजों में। दो भाग हमारे आ जाते हैं। माइक्रो, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें नाम से ही मालूम चल रहा है कि छोटे तल पे बात हो रही है, इंडिविजुअल की बात होगी यहाँ पे। मैक्रो मतलब पूरी इकोनॉमी की बात होगी, मैक्रो है सॉरी, पूरी इकोनॉमी की बात होगी। माइक्रो में हम इंडिविजुअल की बात करेंगे, इंडिविजुअल कंजम्पशन, इंडिविजुअल डिमांड की और ये सारी चीजें। मैक्रो के अंदर आएगा हमारी इन्फ्लेशन, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, ये सारी चीजें आएंगी। तो हम सारी चीजों का इन डेप्थ नॉलेज लेंगे। ये जो चीजें मैंने आपको बताई, इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ ये हमने यहाँ पे देखा, इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ ये देखा हमने। ये सिर्फ आपको नॉलेज देने के लिए था, ये आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी हैं। अब आती है दूसरी बात। दूसरी बात ये है कि इकोनॉमिक्स में जो है वो अलग अलग रहती है। हम जो फिलहाल पढ़ रहे हैं वो जनरल या प्योर इकोनॉमिक्स है, जो कि एक बेस बनाती है बाकी सारे इकोनॉमिक्स का। कौन कौन सी दूसरी ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक्स की, तो मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन टाइप दे देती हूँ कौन कौन सी रहती हैं, जिससे आपको थोड़ा आइडिया आ जाए। देखो, पहले तो आती है इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स, जो इंजीनियर लोगों के में आती है। इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स। दूसरी हमारी आती है बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो कि हम बीकॉम में यूजुअली पढ़ते हैं, बिजनेस से रिलेटेड है, या फिर बीबीए में हमारे आती है बिजनेस इकोनॉमिक्स, कॉमर्स वालों पढ़ते हैं यानी सारे लोग। फिर आती है डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स। इसके अंदर क्या आता है कि इकोनॉमिक्स में कैसे डेवलप होगा, कैसे एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट दोनों को बैलेंस करके चलना है, तो डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स आती है। मैं शॉर्ट में ही लिख देती हूँ इधर डेवलपमेंट। फिर हमारी आती है लेबर इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर डिसाइड होता है कि कितना वर्कर को वेजेस देने हैं, वर्कर राइट्स क्या होते हैं, एम्प्लॉयमेंट की स्टडी, ये सारी चीज़ें आती हैं। दैन वी हैव पब्लिक इकोनॉमिक्स। कौन सी इकोनॉमिक्स? पब्लिक इकोनॉमिक्स। इसके अंदर जो है वो फोकस होता है गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर से, यानी गवर्नमेंट किस किस सोर्स से पैसा कमाती है और कहाँ का खर्च करती है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस डाली हैं फॉर बीकॉम SY के अंदर सेमेस्टर 4 और
और भी वीडियोस आती रहेंगी। अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं या फिर आपका कोई भाई बहन पढ़ता है तो आप उनको मेरी वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं। पब्लिक इकोनॉमिक्स के बारे में मैं बोल रही थी अभी। फिर आती है हमारी अर्बन इकोनॉमिक्स, जो कि अर्बन इश्यूज से डील करती है। अर्बन इशू कौन से हो जाते हैं, तो आजकल की ज़िंदगी में जैसे हाउसिंग की चीज़ें, ट्रैफिक की चीज़ें, फिर प्लानिंग करना, सिटीज़ का डेवलपमेंट देखना, ये सारी चीज़ें अर्बन इशू से रिलेटेड। फिर और भी बहुत सारी होती हैं इकोनॉमिक, जैसे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक हो गई, हेल्थ इकोनॉमिक्स, बिहेवियरल, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल के अंदर तो देखो क्या आ जाएगा, जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, इन्वेस्टमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की बातें होंगी। तो हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं वो हम बेसिक या फिर जनरल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जनरल, या फिर बोल लो प्योर इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं। ये जो है ये पूरा बेस क्रिएट करती है, हमारी वाली इकोनॉमिक्स पूरा बेस क्रिएट करती है ये सारी इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो ये जो भी मैंने आपको बताई ये सारी स्पेशलाइज ब्रांचेज हैं, ये सारी जो है वो स्पेशलाइज ब्रांचेज हैं, और ये जो है वो बेसिक है, ये सबको ही पहले पढ़नी पड़ती है, उसके बाद ये सारी चीज़ों पे आप मूव ऑन कर सकते हो। ठीक है, इतना समझ आ गया। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको चैप्टर का जो है वो इंट्रोडक्शन दिया था कि ये सारी चीज़ें हैं, पहले इकोनॉमिक कैसे डेवलप हुई, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, और ये इसकी हमने कुछ ब्रांचेस डिस्कस करी इकोनॉमिक्स की। अब हम आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे, जो कि हमारा चैप्टर है। अब हम स्टार्ट करते हैं। इससे आपको जो है थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, होता क्या है इकोनॉमिक्स, और इन सारी चीज़ों के बारे में। अब हम पढ़ते हैं ये फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का। क्या लिखा है, ह्यूमन बींग्स आर इंटेलेक्चुअल क्रिएचर एंड दस एबल टू ग्रुप, डिस्टिंग्विश एंड एग्जामिन देयर सराउंडिंग एंड एनवायरमेंट। हम इंसान जो होते हैं, हमारे में बुद्धि होती है, और हम जो है चीज़ों को समझना और परखना जानते हैं। हम जो है ग्रुप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हम एग्जामिन कर सकते हैं हमारे आसपास की चीज़ों को, और हम जो है बेसिकली थोड़े दिमाग वाले होते हैं। टू एंश्योर ए हैप्पी लिविंग they have created various institutions like social, political and economical। ह्यूमन बींग जो है, हमने यहाँ पे ये बोला है कि हमें अगर सुखी और पीसफुल लाइफ जीनी थी तो हमने क्या करा, डिफरेंट सिस्टम क्रिएट कर दिए। जैसे सोशल सिस्टम, इसके अंदर हमारी फैमिली, कल्चर, सोसाइटी आ जाएगा। पॉलिटिकल में आ जाएगा गवर्नमेंट और उनके लॉज। इकोनॉमिक में आ जाएगा ट्रेड, मनी, जॉब से रिलेटेड चीज़ें। देन बोलता है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सच सिस्टम, सिग्निफिकेंटली सस्टेन देम ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड टू रिजॉल्व द कॉम्प्लेक्सिटी इन सच सिस्टम, ह्यूमन बींग्स फॉर्मुलेटेड सर्टेन प्रिंसिपल बेस्ड अपॉन वेरियस फिलोसॉफी एंड साइंस। इसी के तहत हमने जो है कुछ प्रिंसिपल और कुछ रूल्स बनाए थे, और ये जो रूल्स और प्रिंसिपल हैं वो हमें हेल्प करते हैं जो कॉम्प्लेक्सिटी है उनको दूर करने के लिए, रिजॉल्व द कॉम्प्लेक्सिटी। In past, in the prehistoric and in the earlier historic period, human beings dealt with differences। अब हमें थोड़ा पुराना जो है पास्ट की चीज़ें बताई जा रही हैं। क्या बोल रहा है इस पैराग्राफ में, बेसिकली यही बोला है कि पहले के जो लोग थे उनको अगर अपनी कोई भी बातें रखनी थी या फिर कुछ भी उनको अपना डिसएग्रीमेंट शो करना था तो वो लोग फाइटिंग करते थे, आर्ग्यू करते थे या फिर लड़ाई झगड़ा करते थे। लेकिन आज के ज़माने में ये नहीं होता। आज के ज़माने में जो है लॉजिक से, फिलोसॉफी से हम जो है इशू को सॉल्व करते हैं, और इसी के तहत जो हमारा इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट है वो डेवलप हुआ, और ये हेल्प करता है हमें और गवर्नमेंट को भी और बाकी इंडिविजुअल्स को भी अंडरस्टैंड करने में कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, और उन्हीं रिसोर्सेज का हम यूज़ किन जगह पे करेंगे, वाइजली करेंगे तो उससे हमें ऑप्टिमम बेनिफिट मिलेगा। इसी के तहत पूरी जो है हमारी इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट हुआ था। हमारे रिसोर्सेज स्केर्स हैं और उनको कहाँ कहाँ हम एलोकेट करें जिससे अच्छा रिजल्ट मिल पाए। पढ़ लेते हैं। इन द प्री हिस्टोरिक एंड इन द अर्लियर हिस्टोरिक पीरियड, ह्यूमन बीइंग डेल्ट विद डिफरेंसेस, सॉल्व सर्टेन कॉम्प्लेक्सिटी बाय एंटरिंग इन फाइट्स एंड बैटल। कुछ भी उनको सॉल्व करना रहता था पहले के ज़माने में, आदिवासी के ज़माने में, तो वो भाला उठा के लड़ने लगते थे। वो लोग जो है वो सिविलाइज लोग नहीं थे, उनके में इतनी बुद्धि नहीं थी। लेकिन अब जो है हम सिविलाइज लोग हैं, ह्यूमन बींग्स जो है हम लॉजिकली सोचना हमें आ गया है, तो हम जो है वो सर्टेन प्रिंसिपल से डील करते हैं। हम जो है अच्छी तरह अब हम सारे इशू को सॉल्व करते हैं। और एंड इकोनॉमिक्स डेवलप एज ए फिलोसॉफी एंड साइंस ऑफ रेशनल इकोनॉमिक बिहेवियर। रेशनल का मतलब क्या होता है, रेशनल का मतलब है स्मार्ट या लॉजिक से। ठीक है, तो इतना हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया।
आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स में जो है हम दो पार्ट कर लेते हैं वापस से। एक मिनट, एक तो हम करेंगे संस्कृत वाला पार्ट और एक हमारा आ जाएगा, दूसरा पार्ट कहाँ गया, इंग्लिश वर्ड वाला। यहाँ से देखो क्या लिखा है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, द वर्ड इकोनॉमिक्स इन इंडियन थॉट। इंडिया के अंदर जो है, जो इकोनॉमिक्स है उसको हम बोलते हैं अर्थशास्त्र, जो कि संस्कृत वर्ड से डिराइव हुआ है। अर्थ मतलब होता है पर्पस या गोल, और शास्त्र का मतलब होता है द साइंस ऑफ बेनिफिट और पर्पस इन प्रैक्टिकल लाइफ। इट डिस्क्राइब्स दैट द पर्पस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज टू सीक बेनिफिट। हम इंसानों का बिहेवियर, हम इंसानों का पर्पस क्या होता है, बेनिफिट सीक करना। English word oikonomics is a derivative from Greek word oikonomos। oiko का मतलब होता है हाउसहोल्ड और nomos का मतलब होता है मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड। इसका जो अर्थ है वो ये निकल के आता है हमारी इकोनॉमिक्स का। इंडियन के अंदर कैसे आया था, तो अर्थशास्त्र से, जो कि संस्कृत वर्ड है, और इंग्लिश वर्ड इकोनॉमिक्स जो है वो डिराइव हुआ था हमारे ग्रीक वर्ड ओइकोनोमोस से। ये हम याद रखेंगे फॉर एमसीक्यू पर्पस। इकोनॉमिक्स इन इंडियन थॉट्स। इंडियन थॉट्स के अंदर इकोनॉमिक्स की क्या बातें लिखी हैं। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर इज ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स ओल्ड। हमारे इंडिया की जो हिस्ट्री है वो 5000 साल से भी पुरानी है। दस इंडियन फिलोसॉफी डिपिक्ट्स वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ and provide insight into a way of life. The four पुरुषार्थ of human being। हमारे इंसानों के 4 पुरुषार्थ है, यानी कि पर्पस है हमारे इंसानों के। कौन कौन से हमारे पर्पस है, तो सबसे पहला आता है धर्म, उसके बाद आता है अर्थ, उसके बाद आता है काम, और उसके बाद आता है मोक्ष। यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पहले आता है धर्म। धर्म का मतलब क्या होता है, हमारी ड्यूटी, हमारा राइटियसनेस, हमारा क्या फर्ज हो। जैसे कि टीचर का राइटियसनेस फर्ज होगा अच्छी तरह पढ़ाना, स्टूडेंट का होगा अच्छी तरह पढ़ना सिंसियरली। वैसे ही धर्म का मतलब यही होता है, राइटियसनेस और ड्यूटी हमारी क्या है। अर्थ मतलब हमारा होता है वेल्थ, बेनिफिट या पर्पस। फिर आता है काम, हमारी इच्छा, डिजायर, और मोक्ष यानी कि लिबरेशन, सबसे हमें ऊंचे उठ जाना, लिबरेशन ले लेना। एंड द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ डन फॉर अर्थ यानी बेनिफिट आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। और जो हम अर्थ के मतलब यानी पैसों के लिए अगर हम कुछ काम करते हैं तो ये बातें हमारी आ जाती है इकोनॉमिक्स में। सबसे पहला था धर्म। धर्म का मतलब होता है राइटियसनेस, हमारा धर्म क्या है। अर्थ का मतलब होता है वेल्थ, पैसा, धन, कुछ भी बोल लो। काम का मतलब होता है डिजायर, और मोक्ष मतलब है सबसे ऊपर उठ जाना, मोक्ष की प्राप्ति करना। तो अगर हम अर्थ की बात करते हैं, पैसा कमाने की बात करते हैं, या पैसों की बात करते हैं कुछ बेनिफिट के लिए, तो ये बातें आ जाती हैं हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर। क्योंकि हमारी इकोनॉमिक्स में 2 एक्टिविटी होती हैं, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसों के लिए, और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये भी हम हमारी नेक्स्ट सेकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। एनी एक्टिविटी डन फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग बेनिफिट, जैसे कि मैंने आपको अभी पढ़ाया, कोई भी एक्टिविटी पैसा कमाने के लिए या उसके बेनिफिट के लिए होती है, कर रहे हैं हम, तो उस टाइप की एक्टिविटी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें पैसा हमें मिलने वाला है। एंड इट इज वन ऑफ द 4 गोल्स और ड्यूटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग टू क्रिएट वेल्थ as a means of living for material pleasure, in other words perform activity for benefit। और हम क्यों कमाते हैं पैसा, तो हमें जीना है for living and for material pleasure, और इससे हमें खुशी भी मिलती है। 2500 years ago कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य भी बोलते हैं, कौटिल्य who is also known as चाणक्य, discuss in his book अर्थशास्त्र। अब इन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, इसके अंदर इन्होंने जो है पर्पस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो डिस्कस करा था, अंडरटेकन बाय स्टेट एंड सोसाइटी। इधर स्टेट और सोसाइटी का मतलब क्या है, स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट, और सोसाइटी का मतलब है लोग बाग। स्टेट का मतलब मैंने क्या बताया है, कंट्री बोलो, गवर्नमेंट बोलो, और सोसाइटी का मतलब है लोग बाग, पीपल। According to Kautilya, the intention of human being is wealth, earth. The piece of land which has human settlement is called wealth, and thus the science explaining the purpose and utility of wealth creation is called economics. Okay. Development of economics as a science in the West. अब western side के अंदर
इकोनॉमिक्स को जो है वो साइंस बोला जाता था। क्यों बोलते थे, अलग अलग लोगों ने डेफिनेशन दिए हैं, अब वो हम देखते हैं। ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टॉटल गिव हिज व्यूज ऑन इकोनॉमिक्स इन हिज बुक इकोनॉमिका। ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल जो थे उन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में अपनी बुक लिखी थी। बुक का नाम क्या था, इकोनॉमिका, याद रखना नाम। हाउएवर विद द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, जैसे जैसे इंडस्ट्रियां आई, वैसे डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन का टर्म और ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस होने लगी। इसका मतलब क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर या स्पेशलाइजेशन, तो जो वर्कर जिस काम में स्पेशलाइज है, जो उसकी क्या बोलते हैं खूबी है, जो वो अच्छी तरह कर सकता है, एकदम बेस्ट कर सकता है, उसको वो काम दिया जाए, और जो जिस काम में अच्छा नहीं है उसको वो काम ना दे। यानी जो स्पेशलाइज है जिस चीज में, उसको वही काम दे। जैसे सेल्समैन जो है उसका कम्युनिकेशन अच्छा है, लेट्स सपोज एक पर्सन है उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, वो कुछ भी चीज जो है बेच सकता है, तो उसको सेल्स का काम दिया जाए, ना कि फाइनेंस का। और जो पर्सन फाइनेंस में, मैथ्स में अच्छा है, कैलकुलेशन में अच्छा है, उसको फाइनेंस का काम सौंपे। तो ये क्या करता है, तो डिविजन करता है, यानी जो काम जिसको सही है उसको वो दे देता है, डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। एक काम एक ही इंसान नहीं करता, अलग अलग डेजिग्नेशन दे दी है, बर्नआउट नहीं होगा और काम अच्छी तरह हो जाएगा। दूसरा चीज, उसको उस चीज में इंटरेस्ट है, स्पेशलाइज है वो, तो और अच्छी तरह हमारी एफिशिएंसी निकल के आएगी। यही यहाँ पे बोला है, however the advent of industrial revolution is just as division of labor specialization was introduced in the industrial sector where a piece of work is done by a worker or a group of worker who specialize in the industrial sector where a piece of work is done by a worker or a group of worker who specialize only in that particular job, the knowledge of philosophy also started getting classified into various specialized science. Now, like the physical science, social science also developed a specialized branch. पहले जब फिजिकल साइंस थी उसकी तरह सोशल साइंस भी जो है वो भी एक डेवलप होने लगी, एज डेवलप एज स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस, एंड देयर मेथोडोलॉजीज वर नो लॉन्गर बेस्ड प्योरली अपॉन डिस्क्रिप्टिव लॉजिक। सिर्फ थियरी की बात नहीं थी, एक्चुअल में प्रैक्टिकल भी होने लगा। बट दीज साइंस स्टार्टेड अप्लाइंग इन साइंटिफिक टूल्स एंड मेथड्स. Hence, studying purposeful human activity was not only solely a subject matter of politics or social philosophy, but it also got developed as an independent science. As pondering upon the creation of wealth. अब यहाँ पे pondering का मतलब क्या होता है, to think about something, किसी चीज के बारे में सोचना. Adam Smith wrote in 1776 a book titled An Inquiry into Nation and Causes of Wealth of Nation. ये बात जो है हम याद रखेंगे, स्टार मार्क कर लो, क्योंकि एमसीक्यू में आ सकता है कि ये बुक किसने लिखी थी और कब लिखी थी। एडम स्मिथ कौन है, हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है इनको। 1776 के अंदर इन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। दिस बुक इज नोन एज वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक को पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है, शॉर्ट फॉर्म में, तो वेल्थ ऑफ नेशन। With this book, Adam Smith is known to have pioneered the development of economics as a specialized area knowledge in the West. इसी बुक के कारण इनको जो है बहुत सम्मान मिला था और इनको जो है वेस्ट के अंदर इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलने लगे थे। देन क्या लिखा है, Industrial revolution created a new socio-economic way of life and new methods of wealth creation with the introduction of machines and huge investment in means of mass production. अब जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आए, न्यू क्लासिकल जो है इकोनॉमी हुई, यानी कि न्यू, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पहले भी बताया था, सबसे पहले कौन सी थी, देखो क्लासिकल के बाद आई थी, क्लासिकल के समय थे हमारे एडम स्मिथ, उसके बाद आई मशीनरी का दौरा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था इस समय पे न्यू क्लासिकल में। तो इसके बाद नई नई मशीनें आई और नई नई इन्वेस्टमेंट हुए। इसके बाद जो है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन थोड़ी अलग होती गई, अलग अलग लोगों ने देने लगी। तो कौन कौन सी डेफिनेशन है, किस किस ने किस बारे में डेफिनेशन दी है, वो हम देखते हैं। ये हमारा लास्ट का टॉपिक है आज की इस वीडियो का। ओके, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय एडम स्मिथ। एडम स्मिथ क्या बोलते थे, इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इकोनॉमिक स्टडी द एक्सचेंज ऑफ फिजिकल वेल्थ प्रोड्यूस बाय लेबर। इकोनॉमिक्स क्या होती है, एक एक्सचेंज है, यानी कि कोई हमें काम करके दे रहा है और उसके बदले में हम उसको पैसा दे रहे हैं, तो वो इकोनॉमिक्स हो गया। इकोनॉमिक स्टडी द एक्सचेंज ऑफ फिजिकल वेल्थ प्रोड्यूस बाय लेबर। एडम स्मिथ इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक एज ए सोशल साइंस। एडम स्मिथ जो है उन्होंने इकोनॉमिक्स को जो है वो सोशल साइंस की तरह जो है
वो डेवलप करा, बिकॉज ऑन दी वन हैंड ही स्टडी ह्यूमन एफर्ट्स एंड ऑन दी अदर हैंड ही स्टडी हिज मेथोडोलॉजी, यानी प्रिंसिपल was scientific. Since the time of Adam Smith, economic was studied as an independent science, not as a part of general philosophy. In a way, he talked about human welfare only in his book. Then आता है हमारा second part. Second part में क्या लिखा है? Definition of economics by Alfred Marshall. Alfred Marshall क्या बोलते थे? In his book Principle of Economics, published in 1890, Alfred Marshall defines economic is the study of mankind. Economics जो है वो study है हम human nature की, mankind की, in the ordinary business of life. It implies that in everyday life, people usually seek material well-being. हमें हर रोज की जिंदगी में जो है वो मटीरियल वेलबींग जो है हम सीख करते हैं, यानी कि हमें मटीरियलिस्टिक थिंग जो है वो अच्छी लगती हैं. Thus, this definition identify economic as a study of everyday activity of human being and seek to explain how well-being is attained from material consumption. This definition is narrow. ये definition जो है वो narrow है, ये word याद रखना. पूछ सकते हैं कौन सी definition narrow है. तो ये डेफिनेशन नैरो है, एज इट टॉक्स ओनली अबाउट द मटीरियल कंजम्पशन और मटीरियल वेलबींग. ये डेफिनेशन इसलिए नैरो है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मटीरियल कंजम्पशन या फिर मटीरियल वेलबींग की बात करती है. येट इट इज इम्पॉर्टेंट एज इट टू कीप्स ह्यूमन वेलबींग एट द सेंटर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी. ठीक है, थर्ड हमारी डेफिनेशन आती है जो कि लियोनेल रॉबिन्स ने दी थी, जो कि स्कैरसिटी पे फोकस करती है. किस पे फोकस करती है? तो हमारे स्कैरसिटी पे यानी अछत पे फोकस करती है. क्या बोलते थे लियोनेल रॉबिन्स? तो एनी फील्ड ऑफ साइंस डील विद द प्रॉब्लम क्वेश्चन एंड इकोनॉमिक डील विद द क्वेश्चन. ये जो है वो क्वेश्चन वाली इनकी डेफिनेशन है. क्या बोलते हैं? हाउ टू एलोकेट लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस इन द सेटिस्फेक्शन ऑफ रिकरिंग एंड अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वेलबींग इन सोसाइटी. ये हमारे पास रिसोर्सेस एक है, जैसे 1000 रुपए हैं, उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस बहुत है. हम मूवी देखने जा सकते हैं, या फिर हम कुछ बुक्स खरीद सकते हैं, हम कैफे में खाना खाने जा सकते हैं, हम अपने दोस्त के साथ पार्टी करने जा सकते हैं. तो रिसोर्सेज एक है हमारा, उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस बहुत हैं और हमारी वांट्स अनलिमिटेड है. तो ऐसी ही सोसाइटी में अगर गवर्नमेंट को या फिर किसी इंडिविजुअल को रिसोर्सेज को एलोकेशन करना हो तो वो कैसे करेगा? बिकॉज यहाँ पे हमने स्कैरसिटी की डेफिनेशन पढ़ी है. स्कैरसिटी मतलब अछत. हमारे पास रिसोर्सेज कैसे हैं? स्कैर्स हैं, और हमारी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है. ठीक है, इसी के इर्द गिर्द इनकी डेफिनेशन घूमती है. Hence in 1931 Lionel Robin in his book Nature and Significance of Economics, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? तो Nature and Significance of Economics, gave the following definition. Economics एक science है which study human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. इन्होंने दो वर्ड बोला, ends और scarce. एंड मतलब क्या होता है? हमारी इच्छाएं यानी वॉन्ट्स, और स्केर्स मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज. एंड्स यानी कि हमारी इच्छाएं और स्केर्स यानी कि रिसोर्सेज. तो हमारी एंड्स बहुत ज़्यादा हैं और रिसोर्सेज बहुत स्केर्स हैं. तो इन दोनों को हम किस तरीके से एलोकेट करें, कौन सा ऑल्टरनेटिव हम चूज करें जिससे ऑप्टिमम यूज हो गए हमारे रिसोर्सेज का. ठीक है, एंड का मतलब नीड भी हो सकता है, एंड का मतलब वॉन्ट भी हो सकता है. क्या बोला है? हमारी ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड होती है एंड मोस्ट वांट्स कीप ऑन रिकरिंग. हमारी ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती है और वो रिकरिंग होती रहती है, यानी कि एक इच्छा हमने पूरी करी तो वापस दूसरी इच्छा आ ही जाती है. ऑन दी अदर हैंड रिसोर्सेज जो हमारे होते हैं हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो लिमिटेड होते हैं. जैसे पैसा हमारे पास लिमिटेड है, हम बहुत धनवान तो है नहीं, लेकिन हमारी इच्छाएं बहुत होती हैं. Hence, economic must deals with the problem of allocation of scarce resources. हम किस तरीके से हमारे scarce resources को allocate करेंगे जिससे हमारी satisfaction of human wants जो है वो maximum हो जाए. According to Robbins, economic is a positive science. Robbins बोलते हैं economics जो है वो positive science है and does not prescribe how things should be. And it study how human beings behave and does not deal with how they should ideally behave. यानी कि वो ये बोल रहे हैं पॉजिटिव साइंस है, यानी कि वो ये बताती है कि how human beings behave, हम इंसान कैसे बिहेव करते हैं, लेकिन ये नहीं बताती कि उनको कैसे बिहेव करना चाहिए. Hence, economic does not deal with norms and thus it is not a normative science. Definition अब हमारी दी गई थी by Paul Samuelson.
ये जो है वो मॉडर्न डेफिनेशन है आज की तारीख में। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, जो कि पब्लिश करी गई थी 1947 में। वो ऐसा बोलते हैं इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी है पीपल की, कि लोग बार जो है और सोसाइटी जो है कैसे रिसोर्सेज को या चीज़ों को चूज कर लेती हैं, एंड अप चूजिंग with or without the use of money to employ scarce productive resources that could have alternative uses, to produce various commodities over time and distributing them for consumption now or in the future among various persons in society. It analyzes cost and benefit of improving pattern of resource allocation. Hence, Samuelson also talk about choice, allocation of scarce resources, and evaluation of cost benefit of doing so. All definition in a way commonly point out that economic study human behavior, is positive in nature, adopts scientific method and methodologies, and thus it is a social science. सारे डेफिनेशन में एक ही कंक्लूजन मिला है कि इकोनॉमिक्स जो है ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है इन पॉजिटिव नेचर, साइंटिफिक मेथड और मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करी जाती है, और इसीलिए इसी को सोशल साइंस कहा जाता है, ह्यूमन से रिलेटेड है इसलिए। ठीक है, ये सारी की सारी डेफिनेशन थी। आप अगर चाहो तो इनमें से कोई भी एक डेफिनेशन पक्की याद कर सकते हो लिखने के लिए फॉर एग्जाम पर्पस, और इनके बुक कौन सी लिखी थी, इन्होंने किस सन में लिखी थी, ये खाली याद कर लेना। और जो हमारे लियोनार्ड रॉबिन्स इन्होंने स्कैरसिटी डेफिनेशन दी थी, ये भी याद कर लेना। ठीक है, तो ये सिर्फ आज का छोटा सा इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी जिसके अंदर हमने फर्स्ट पार्ट हमारी इस वीडियो का डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम बाकी सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा देखेंगे, इंपॉर्टेंस देखेंगे उनके। तो इंटरेस्टिंग होने वाली है आगे की वीडियो। अगर आज का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग।